हाँ जी भाई, राम राम रे सारे ने, क्या हाल है थारे सारे के। उम्मीद करूं भी थारे यार बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। लास्ट लेक्चर की बात करें भाई, कॉस्ट फास्ट ट्रैक के अंदर हमने ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर को किया था खत्म पूर्ण तरीके से, और आज करने वाले हैं नए चैप्टर की शुरुआत। सर बहुत बेताब है जानने के लिए, सर कौन सा चैप्टर करवाने वाले हो। आज जिस चैप्टर की बात करेंगे उस चैप्टर का नाम है बजटरी कंट्रोल। इस चैप्टर का नाम है बजटरी कंट्रोल। बहुत ही साऊ सा चैप्टर है, शरीफ सा चैप्टर है, कोई ज्यादा इसके टंटे नहीं है, और बड़े ही आसानी से जैसे हम सभी चैप्टर्स पर विजय प्राप्त करते आए हैं वैसे ही इस पर भी कर लेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाए कि यार ये बजट क्या होता है और ये बजटरी कंट्रोल चैप्टर का नाम कैसे पड़ गया। तो यहां पर सबसे पहला जो वर्ड है ना बजटरी कंट्रोल में, दैट इज बजट। मेन तो वर्ड बजट है, देखो उसी से सब चीजें जो है सब वर्ड ये बने हैं। बजट का मतलब क्या होता है? बजट सिंपली मींस कि एडवांस में प्लान किसी चीज को कर लेना। किस चीज को? जो कि फ्यूचर में होने वाला है। जैसे कि हर एक हाउस होल्ड में जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम क्या करते हैं जी, पेरेंट्स बजट बनाकर चलते हैं कि इस महीने ना हमने इतना खर्चा करना है। उस बजट के दौरान वो कई सारी ऐसी चीजों को भी कंसीडर करते हैं कि यार इस महीने ना हमें लगता है फेस्टिवल है, कंजम्पशन पर ज्यादा खर्चा होगा, तो हमें थोड़ा केयरफुली चलना होगा। इस पर्टिकुलर मंथ में लेट से हमें यहां से कुछ एडिशनल पैसा आएगा, तो वी विल हैव टू गो लाइक दिस। तो बजट का मतलब हो गया आपने प्लानिंग करना एडवांस में, सो दैट फ्यूचर में जाकर आपको कोई दिक्कत ना आए और आप अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम प्रयोग जो है कर सकें। जैसे हाउस होल्ड के लिए बजट होता है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बजट होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन में तो सोचो, इतने सारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप एडवांस में बजट बनाकर चलें। लेट्स एज्यूम कोई आर्ग्यू करने लग गया मुझसे, क्या है सर बजट की कोई जरूरत नहीं होती, ऐसे ही आप बोल रहे हो, बजट बजट कुछ नहीं होता, बिना बजट के भी चला जा सकता है। भाई सोचो, अगर आपने बजट ना बनाया, ऑर्गेनाइजेशन में ईयर स्टार्ट हो गया जी 1 अप्रैल से, फाइनेंशियल ईयर, कोई बजट नहीं है, हर डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से जितना पैसा चाहिए खर्च कर रहा है। आपको जो इंप्लॉय लेने हैं, फॉर एग्जांपल आपको नया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करना है, आपने बजट नहीं बनाया हुआ, इंटरव्यू लिया आपने, आप कहते हैं अच्छा इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे वैसे, आप कहते ले भाई 50 लाख रुपए का पैकेज ले जा, फ्रेशर था, 50 लाख रुपए का पैकेज, आपकी उतनी हैसियत नहीं थी, ना ही उतनी बड़ी कंपनी है, ना ही उतने रेवेन्यूज है कि आप इसको जस्टिफाई कर सकते, लेकिन आपने दे दिया पैकेज। मतलब आपने प्लान किया ही नहीं। ये तो हमने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, और डेली बेस पर जो इतने सारे खर्चे होते होंगे, लेट से आपको कोई रॉ मटेरियल परचेज करना है, आपने पूछा वेंडर भाई साहब कितने का दिया, वो कहता 50 रुपए पर किलो का मटेरियल है, आपने कहीं और से पूछे नहीं, कहते ठीक है भैया दे दो 1000 किलो, एकदम से पैसा खर्च करते, जबकि वही मटेरियल सेम क्वालिटी का आप नेगोशिएट करते और कहीं दूसरे वेंडर्स के पास जाते तो आपको 30 रुपीज तक का भी मिल सकता था। लेकिन ये सब चीजें पॉसिबल होती अगर आप पहले से एक बजट बनाकर चलते कि भाई मुझे इतना ही खर्चा करना है, दीज आर द लिमिटेशंस प्लेस्ड ऑन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बाय द ऑर्गेनाइजेशन कि भाई इतना इतना खर्चा ही तुम्हें अप्रूव हुआ है, इसके अंदर रहकर ही तुम्हें काम करना होगा। अगर खुला छोड़ दिया जाए ना बिना बजट के, भाई हर ऑर्गेनाइजेशन ईयर एंड पर लॉस रिपोर्ट करती फिरेगी। तो इसलिए बजट का काफी इंपॉर्टेंस आ जाता है। तो यहां पर सबसे पहला जो वर्ड होता है दैट इज बजट। बजट का मतलब सीख गए, प्लान करना। फिर एक वर्ड आता है बेटा बजटिंग। बजटिंग का मतलब क्या होता है? दिस होल एक्सरसाइज ऑफ मेकिंग द बजट्स इज कॉल्ड एज द बजटिंग। कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा? देखो जो बन गया, अ पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर लिखे कि हाँ भाई हर डिपार्टमेंट को इतना हम अमाउंट एलोकेट करें, ये तो हो गया बजट। लेकिन जिस तरह से ये बनाया गया, किस किस लोगों ने बनाई, ये सब पूरी एक्सरसाइज को बोला जाता है बजटिंग। इस पूरी एक्सरसाइज को बोला जाता है बजटिंग। फिर एक वर्ड आता है जी तीसरा निकलकर, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है बजटरी कंट्रोल। अब बजट आपने बना लिया, बजटिंग आपकी एक्सरसाइज होगी, लेकिन ये क्यों बनाया? सो दैट हम ये देख सके कि आपके लिए जो हमने बजट बनाया था, क्या आपने उसके मुताबिक काम किया या नहीं किया। जैसे कि मान लीजिए आप सीए स्टूडेंट हैं, आपने सोच लिया भाई अगले महीने मैं डेली 10 घंटे की आउटपुट निकालूंगा। अब आपने बजट तो बना लिया, प्लान तो कर लिया, लेकिन क्या आपने 10 घंटे पढ़ाई करी? अगर हम बाद में इवेल्युएट करें ही ना, तो बजट बनाने का तो भाई कोई पर्पस ही नहीं है। तो बजटरी कंट्रोल कहते हैं कि भाई इट इज द फुल मैकेनिज्म वेयर बाय we check that the actual results are compared first of all with the budgeted and the deviations if any are found out to further locate the reason कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये बेसिकली आपका बजटरी कंट्रोल का महत्वपूर्ण उत्तर रहता है। ठीक है ना? बेसिक हमने सीख लिया। चैप्टर में बढ़ते हैं आगे। लिख लिख कर बात करनी अपनी, कॉन्सेप्ट वाइज जैसे करते हैं स्टार्ट, और फिर इस चैप्टर के अंदर किस टॉपिक्स हमारे पास आएंगे, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट बनेंगे, उन सभी को भी जानेंगे। कम ऑन पुत्र, फ्रेश फ्रेश पेज कर लइए, तो चैप्टर का नाम लिख लइए बजटरी कंट्रोल। चैप्टर का नाम लिख लीजिए पुत्र, बजटरी कंट्रोल। कॉन्सेप्ट 1, बेसिक्स। कॉन्सेप्ट 1, बेसिक्स।
बेसिक्स। लिखिए जी सबसे पहले बजट। सबसे पहले आइए लिखिए मेरे साथ बजट। इट इज द फॉर्म ऑफ इट इज द फॉर्म ऑफ quantitative expression. It is the form of puttar quantitative expression of policies, plans, objectives and goals laid down in advance by the top management for the concern as a whole and for each subdivision thereof. तो मैंने जिस चीज को माइक्रो लेवल पर कहा था उस चीज को डिटेल में अब बताया जा रहा है डेफिनेशन के मुताबिक कि भाई बजट का मतलब क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है। हमने पहले से ही आपके लिए प्लान्स बनाकर रखे हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करने हैं, वो सब चीजें जो है आपने जब ले डाउन कर दी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। मेन वर्ड क्या है भैया, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, मतलब सब्जेक्टिव नहीं है। इस बार हम अच्छा काम करेंगे, भाई क्या करेगा, रेवेन्यू अच्छा करेंगे, कितने रुपए का करेगा वो बताओ। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन मैथमेटिकल टर्म्स में चीजों को बताइए। नेक्स्ट लिखिए पुत्र बजटिंग। नेक्स्ट लिखिए पुत्र बजटिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ preparing the it is the process of preparing the budgets। ये हो गया आपका बजटिंग, इतना सही बहुत है इसमें। फिर लिखिए जी बजटरी कंट्रोल। ये बिल्कुल बेसिक है, एग्जाम में एज सच आने का चांस नहीं, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इन चीजों का मतलब जान ले तो बढ़िया रहेगा। इट इज अ सिस्टम ऑफ पुत्र अचीविंग परफॉर्मेंस। It is a system of achieving performance on the basis of budgets. System of achieving performance on the basis of budgets। जब आपने बजट बना लिया लेकिन उसका प्रयोग कैसे करना है, तो परफॉर्मेंस कैसे निकल कर आएगी, वो बजटरी कंट्रोल के तहत हमें जो है पता चलेगा। एक बार अपनी कॉस्टिंग रागा वाली थ्योरी किताब में आएंगे, यहां से भी देखते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना, सिर्फ ऊपर ऊपर से समझना है। तो सबसे पहले यहां पर जैसे लिखे है जी मीनिंग ऑफ बजट, तो हमने ये कह दिया कि फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, सिंपल सी बात। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डेफिनेट फ्यूचर पीरियड के लिए बनती है कि एक महीने के लिए, 6 महीने, एक क्वार्टर, एक साल, पीरियड पहले से डिफाइन होता है। राइटिंग में होता है, ओरल नहीं होता, डिटेल्ड प्लान होता है। एंड और कहते जी इट इज अ मींस टू अचीव द बिजनेस, इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। मतलब इसमें आप ये बताते हो कि किस तरह से चीजों को अचीव किया जाना है। इट इज नॉट एन एंड कि बजट बना लिया तो भाई हो गया अचीव, नहीं, अपने आप अचीव नहीं होगा। ये तो मींस है, इसके द्वारा हम अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। मतलब बजट हमारी मदद करेगा हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। कहते भाई हो सकता है आपने जब बजट बनाया हो उस टाइम पे सर्कमस्टांस कुछ और हो, बाद में सर्कमस्टांस बदल गए, तो एवरी टाइम द सर्कमस्टांस चेंज आप इसको अपडेट करते रहना। डिफरेंट टाइप ऑफ बजट बनते हैं एज पर द इंडस्ट्रीज, कई सारे बजट है, हम इस चैप्टर में आगे जाकर देखेंगे। फ्लेक्सिबल बजट तो होता ही है, उसके अलावा फंक्शनल बजट के अंदर प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, कंजम्पशन बजट ऑफ द मटेरियल, सेल्स बजट, लेबर बजट, इस तरह के काफी सारे बजट जो है बनते हैं। और कहते हैं यूजुअली कैसे प्रिपेयर होता है, इन द लाइट ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। हम ये देखेंगे पहले हमारे साथ क्या हो रहा था पिछले साल और उससे पिछले कुछ सालों में क्या हुआ, उसके बेस पे हम आगे जो है अपना प्लान जो है बनाएंगे। प्लान इस तरह से बनाएंगे। मान लो जी एक बच्चा है, पढ़ने की आदत बिल्कुल नहीं है, 2 घंटे मुश्किल से पढ़ पाता है, बजट बना रहा है, कह रहा है भाई 15 घंटे की आउटपुट दूंगा कल से, देख लेना तुम सारे। सबको लग रहा है, सबको पता है पहले से कि ये मजाक हो रहा है, चाहे ये मेहनत कर ले बहुत मुश्किल है इसके लिए, क्योंकि इसका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है जो कि मेल नहीं खाता। बजटिंग का मतलब क्या है, हमने कह दिया। बजटिंग का सिंपल सा मतलब है प्रोसेस जो भी है आपकी, आपने डिजाइन कैसे किया, इंप्लीमेंट कैसे किया और आप बजट को ऑपरेट कैसे करने वाले हैं, वो बजटिंग है, कहलाता है। ठीक है ना। आपके इंस्टीट्यूट ने जो डिफरेंट डेफिनेशन और डिफरेंट मीनिंग दिया वो मैंने बता दिया यहां पर लिखकर रागा में। अदरवाइज आपको बता दिया बजटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि बजट किस तरह से प्रिपेयर हो रहा है, होल प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट्स, दैट इज द बजट्स इज कॉल्ड एज द बजटिंग। उसके बाद कहते हैं जी बजटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, इंस्टीट्यूट ने 3 लिख कर दिए हैं।
तो आप इन तीनों को ऐसे ही याद रखना। मेनली जो प्लानिंग होता है सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग में आता है, बाकी दोनों चीजें बजटरी कंट्रोल का हिस्सा होती हैं आइडियली, लेकिन फिर भी यहां से पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। कहते जी ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग क्या, सबसे पहले तो प्लानिंग है कि आप प्लान करके अपना गोल ऑब्जेक्टिव वगैरह फिक्स कर लीजिए। दूसरा डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, आपने गोल ऑब्जेक्टिव प्लान तो कर लिए, लेकिन नाउ यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप उनको अचीव कर पाओ, तो उसके लिए आपको डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डायरेक्ट करना पड़ेगा, आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन करवानी पड़ेगी। और लास्ट कहता जी कंट्रोलिंग, कंट्रोल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना विद द प्लान्ड टारगेट, और उसके बाद जो भी डेविएशन है उसके हिसाब से आप अपनी करेक्शन जो है करेंगे। नेक्स्ट आता है जी बजटरी कंट्रोल, तो इट्स अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, मतलब इसके तहत एक्चुअल में वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको अचीव करना चाहेंगे और जो गलतियां हैं उनको रिपीट नहीं होने देंगे। ठीक है जी। इसमें कहता है जी क्या क्या होता है, बजट एस्टेब्लिश करना, कॉन्टिन्यूस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द बजट्स, रिवीजन ऑफ द बजट्स आफ्टर कंसीडरिंग द सर्कमस्टांस एंड प्लेसिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेलियर टू अचीव द बजट टारगेट। तो ओवरऑल जो थीम है वो बजटरी कंट्रोल ही कहलाता है कि भाई तुमने पहले बजट बनाए, फिर हमने तुम्हें डायरेक्ट किया, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट किया, फिर तुम्हारे कंट्रोल किया, कंट्रोल का मतलब एक्चुअल को कंपेयर किया बजट के साथ, उसके बेस पे हमने रिवीजन करी अगर कोई रिवीजन की जरूरत आई, और अगर तुमने वो अचीव नहीं किया जो बजट में तुमसे कहा गया था तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करना, सो दैट फ्यूचर में वो चीज ना होने पाए। तो ये पूरा जो सर्कल है, पूरा जो चीज है उसको बजटरी कंट्रोल कहते हैं, इसीलिए हमारे जो चैप्टर का नाम है ना तो वो बजट है ना बजटिंग है, बजटरी कंट्रोल है। उसके बाद ये सेल्फ रीडिंग में पढ़ लेना, स्टेप्स फॉर एस्टेब्लिशिंग बजटरी कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बड़ा आसान है, इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है। एक चीज यहां पर लिखी है जी फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड। देखो फीडवर्ड दोनों में सेम है, वर्ड कौन सा चेंज है, बैक एंड फॉरवर्ड। फीडबैक कंट्रोल का मतलब क्या होता है, फीडबैक कंट्रोल, आपने बजट बना दिया लेट्स से 1 साल के लिए, उसके बाद आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस करी, अब हमने कहा था कि आप एक्चुअल को बजट से कंपेयर करेंगे, तो फीडबैक कहता है कि पहले ना पूरा खत्म होने दो 1 साल, उसके बाद कंपेयर करने के बाद देखना कि क्या डिफरेंस आए। एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द बजटेड पीरियड आर कलेक्टेड एंड कंपेयर्ड विद द बजटेड फिगर, लेकिन कब, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बजट पीरियड, जब वो पूरा 1 साल खत्म हो गया, इसीलिए इसको एक्स पोस्ट करेक्टिव कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है। जबकि फीड फॉरवर्ड कौन सा होता है, जहां पर आप पूरा साल खत्म होने की वेट नहीं करते, बीच बीच में आप एक्चुअल कंपेयर करते रहते हैं, सो दैट आप अपने आप में इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। हर 15 दिन के बाद लेट से मैंने सोच लिया कि मैं एक्चुअल को बजट से कंपेयर करूंगा, तो पहले 15 दिन के कंपेरिजन के बाद जो गलती निकल कर आई वो अगले बजट पीरियड में रिपीट नहीं होगी। कहते हैं दिस इज द ऑपोजिट ऑफ फीडबैक कंट्रोल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स एंटे। यहां पे क्या होता है, एक्चुअल रिजल्ट्स आर कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर्ड एंड कंपेयर्ड, यहां पर आप इंतजार नहीं करते कि पहले भाई हमारा जो बजट पीरियड है उसको खत्म होने दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है जी बजट कमेटी एंड बजट ऑफिसर का। ये क्या चक्कर है, बजट कमेटी एंड बजट ऑफिसर, तो ऑर्गेनाइजेशन में बजटिंग की एक्सरसाइज को मैनेज करने के लिए एक कमेटी बना दी जाती है जिसमें मेनली सभी डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, तो वो हो गया जी बजट कमेटी। Responsibility for successfully introducing and implementing the budgetary control system rests with the budget committee and it acts through the budget officer. इट एक्ट्स थ्रू द बजट ऑफिसर। अब आपने सभी डिपार्टमेंट के हेड रख दिए बजट कमेटी में, लेकिन उनके पास इतना समय थोड़ी है वो बजट की एक्सरसाइज को देखते फिरेंगे, तो हमने एक अलग से पर्सन अपॉइंट कर दिया बजट ऑफिसर, जो कि इन सबसे इनपुट लेकर ये बजटरी कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करवाएगा। तो बजट कमेटी के अंदर कौन होंगे, जैसे मैंने कहा ऑल द फंक्शनल हेड, मतलब सभी डिपार्टमेंट के हेड, एंड अ मेंबर फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सो दैट इनको जो है कोऑर्डिनेट करा सके, क्योंकि ये सब तो इक्वल लेवल के हो गए, जितने भी डिपार्टमेंटल हेड है, परचेज हेड, फाइनेंस हेड, प्रोडक्शन हेड, एचआर हेड, एडमिन हेड एक्सेट्रा, इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक मास्टर भी तो चाहिए, जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है, तो एक मॉनिटर साहब कौन है, कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भाई एक मेंबर ले लेंगे हम साथ में। कहते हैं आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी बजट कमेटी या बजट ऑफिसर की, बड़ा आसान है, ऊपर ऊपर से देखना है, कोऑर्डिनेट करना सभी डिपार्टमेंट्स को, गाइडेंस प्रोवाइड करना अगर उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, बजट रिपोर्ट्स बनाना पीरियोडिकल और सर्कुलेट करना, सो दैट समझ जाएं हम कि किस तरह से बजट जो है बनाए जा रहे हैं, फॉलो अप लेना बजट रिपोर्ट्स के ऊपर, फॉलो अप लेना अगर मतलब किसी को कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का कोई फीडबैक देना चाहता है, तो वो सब चीजें। ओवरऑल बजट रिपोर्ट का मतलब हो गया कि जब बजट कमेटी की मीटिंग्स होंगी तो वहां पर आप एक ओवरऑल बजट रिपोर्ट बनाएंगे जिसके अंदर सारे डिपार्टमेंट्स का ब्यौरा होगा। फिर बोर्ड मीटिंग के लिए रिपोर्ट्स तय करना, जब बोर्ड मीटिंग होगी वो भी देखना चाहेंगे कि यार हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ये सिस्टम है बजटरी कंट्रोल का कितने बढ़िया तरीके से चल रहा है या नहीं। देन कंपैरिजन ऑफ द बजट विद एक्चुअल्स, ये सारे काम जो है आपकी बजट कमेटी के रहेंगे। ठीक है जी, यहां तक करते हैं अभी थ्योरी, हम सीधा आगे चलते हैं अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्या है जितना मर्जी लें लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो तो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट ही है इस सब्जेक्ट के अंदर, ना कि थियोरेटिकल पार्ट। आइए जी, तो मैं आपको लेकर चलता हूं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। आइए पुत्र,
लिखिए जी, कॉन्सेप्ट टू बजट रेशोज, इनको कंट्रोल रेशोज भी कहा जाता है। बजट रेशोज ऑब्लिक कंट्रोल रेशोज भी इनको कहा जाता है। होगा क्या इसके अंदर, कुछ एक रेशोज की बात की जाएगी, कुल मिलाकर 6 रेशो हैं जिसमें से 3 ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब वैसे तो टॉपिक है ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें भी चलो अगर आ गया तो 3 रेशोज ऐसी हैं जो नॉर्मली पूछी जा सकती है, अगर अगर कभी आ गया, और बाकी 3 रेशोज ऐसी हैं जो कि बहुत अनइंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं सारी की सारी आपको सिखा दूंगा और सबसे संबंधित प्रश्न भी कर लेंगे। बजट रेशोज ऑब्लिक कंट्रोल रेशोज, आइए जी लिखिए। बेसिकली हम इसमें ना ये चेक करेंगे कि परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन होगा एक, कैसे वो देखते हैं। आइए लिखिए जरा मीनिंग, मीनिंग लिखिए आइए। दीज रेशोज प्रोवाइड, उत्तर, दीज रेशोज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस लेवल, these ratios provide the information about the performance level, that is extent of deviation, that is extent of deviation from, extent of deviation ऐसे लिखते हैं, of actual performance of actual performance from the budgeted performance, these ratios provide information about the performance level। तो हमारी परफॉर्मेंस को दर्शाने के लिए ये रेशियोज बनाई गई हैं। कैसी, कहते जी परफॉर्मेंस का मतलब कितना हम डेविएट कर रहे हैं एक्चुअल में फ्रॉम द बजटेड परफॉर्मेंस, हमने क्या सोचा था वर्सेस क्या हो गया, ये चीज हम देख रहे हैं। तो ये परफॉर्मेंस लेवल बताएगा और साथ में ये बताएगा कि आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल। एंड वेदर, एंड पुत्र, वेदर द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज, एंड वेदर द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज फेवरेबल और अनफेवरेबल। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है ये भी दर्शाएगा। एनालिसिस मतलब आप जब रेशो निकालोगे कैसे पता चलेगा फेवरेबल है अनफेवरेबल है। अगर पुत्र ग्रेटर देन इक्वल टू 100% है या लेस देन 100% है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 100% है तो मान लेना फेवरेबल है, और अगर लेस देन 100% है तो अनफेवरेबल है। मतलब सभी रेशोज को इस प्रकार से बनाया गया, उनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इस प्रकार से तय किए गए हैं कि अगर 100 या 100 से ज्यादा आया तो रेशो फेवरेबल है, और अगर 100 से कम आया तो हम कह देंगे भैया अनफेवरेबल है। इस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन जो है किया जाता है, ठीक है। और नाम के रेशो, रेशो का मतलब क्या होता है, P अपॉन Q, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में कुछ बनता है, और यहां पर जो रेशो है हमारी वो परसेंटेज में उत्तर आता है, मतलब सभी को 100 से मल्टीप्लाई भी किया जाता है। लेट अस सी, आइए जी तो हम रेशोज देखते हैं एक बार। मैं रेशोज को दो भाग में डिवाइड कर रहा हूं। पहले लिखता हूं जी मेन रेशोज, मेन रेशोज नंबर 1, एफिशिएंसी रेशो। लिखिए जी, फॉर्मूला लिखेंगे मेरे साथ, स्टैंडर्ड आर्स डिवाइड बाय, स्टैंडर्ड आर्स उत्तर डिवाइड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं क्या लिख गया, एक मिनट जी मैं कहीं खो गया था। स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स करना पुत्र, सॉरी, कट कर लेना यार अगर हो गया गलती। दूसरा लिखिए जी एक्टिविटी रेशो, एक्टिविटी रेशो उत्तर स्टैंडर्ड आवर्स, पहले लिख लो फिर समझते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। और नंबर 3 कैपेसिटी रेशो, कैपेसिटी रेशो
एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। और कैपेसिटी रेशियो का एक और नाम है, कैपेसिटी रेशियो का एक और नाम है, ब्रैकेट में लिखिए जी, एक्चुअल यूसेज ऑफ उत्तर बजटेड कैपेसिटी रेशियो। एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो लिखिए जी। ये 3 रेशियोज हैं। नॉर्मली एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आया तो यही 3 आपसे पूछेगा, बाकी 3 भी मैं सिखाऊंगा। पहले इन तीनों को समझ लेते हैं। आप इन तीनों को आराम से देखोगे। 3 टाइप के आर यूज हुए हैं, या तो स्टैंडर्ड या एक्चुअल या बजटेड। स्टैंडर्ड है या एक्चुअल है या बजटेड है, इनका मतलब क्या है? तो हमने कहा जी 3 टाइप के आर्स हैं, बजटेड आर्स, उत्तर एक्चुअल आर्स एंड स्टैंडर्ड आर्स। इन तीनों का मतलब समझ लेते हैं पहले, उसके बाद रेशियो पे चलेंगे। बजटेड, एक्चुअल और स्टैंडर्ड। बजटेड में लिखिए जी, बजटेड आवर्स इज इक्वल टू बजटेड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन, इज इक्वल टू बजटेड आवर्स पुत्र फॉर बजटेड प्रोडक्शन। एक्चुअल आवर्स में लिखिए एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और स्टैंडर्ड आवर्स में लिखिए बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। जी क्या हो रहा है? बजटेड आवर्स का मतलब हमने क्या लिखा कि भाई तूने जो बजटेड प्रोडक्शन करनी है ना, उसके लिए बजटेड आवर्स कितने प्लान किए थे। लेट्स से जी मैं कहता हूं मैंने 100 यूनिट बनाने का प्लान किया था। ऐसे कहता हूं मैंने 120 यूनिट बनाने का प्लान किया था, और एक यूनिट को बनाने के लिए मैंने सोचा था 6 घंटे लगेंगे, तो 720 घंटे हो गए मेरे। एक्चुअल में मैंने बनाए 100 यूनिट, और एक यूनिट को बनाने के लिए लगे 5 घंटे। हम कह रहे हैं एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए एक्चुअल आवर्स कितने लगे, वो एक्चुअल आवर्स है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो पहला और दूसरा तो बिल्कुल क्लियर है। बजटेड आवर्स का मतलब है सब कुछ बजटेड प्लान वाला सब कुछ लेना, और बी कह रहे हैं एक्चुअल आवर्स, तो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए तुम्हें कितने घंटे लगे वो कह रहे हैं पूरी तरह से एक्चुअल डाटा लेना। लेकिन स्टैंडर्ड आवर्स क्या बोल रहा है, कहता तुमने जो एक्चुअल प्रोडक्शन की कितनी करी, हमने 100 यूनिट। इस एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए तुम्हारे स्टैंडर्ड आवर्स, बजटेड आवर्स कितने लगने चाहिए थे। हमने कहा एक्चुअल प्रोडक्शन तो है 100 यूनिट, और एक यूनिट को बनाने के लिए 6 घंटे लगने चाहिए थे, तो हम कहेंगे 100 यूनिट गुना 6, 600 आपका है स्टैंडर्ड आवर। बिल्कुल आराम से सुनते जाइए। बजटेड आवर्स कितने आए हमारे, 720। यानी कि तुमने सोचा था 720 घंटे काम करोगे, काम कितना किया, 500। अगर तुम नॉर्मल में देखना चाहो तो तुम्हें लगेगा यार काम तो बहुत कम किया इन्होंने, 720 घंटे काम करे थे, 500 घंटे काम किया ये तो। या फिर कोई सोचने वाला इंटरप्रेट ऐसे भी कर सकता है कि यार 720 घंटे में जो काम करना था ना, वो तो तुमने 500 घंटे में ही कर दिया। लेकिन ये तो एनालिसिस गलत है, क्योंकि दोनों जगह आउटपुट का ही डिफरेंस है, तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते इसको। तो बेटर कंपैरिजन के लिए आया स्टैंडर्ड आवर, जो कहता कि यार तुमने ये जो एक्चुअल प्रोडक्शन करी 100 यूनिट की, मान लिया कि ठीक है 100 करी, अब तुमने 100 यूनिट को बनाने के लिए लगाए हैं 500 घंटे। लेकिन अगर तुम बजटेड समय के हिसाब से चलते तो इस 100 यूनिट को बनाने के लिए 6 घंटे के हिसाब से तुम्हें लगने चाहिए थे 600 घंटे। और अब आपको याद आ रही होगी ये चीज, ये हमारे लिए नया नहीं है। लेबर कॉस्टिंग चैप्टर में जब हल से और ओवन करते हैं, वहां पर आप जिसको कहते हैं टी वो ये है, और जिसको एस कहते हैं वो ये है। एस का मतलब क्या था, याद करो, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। भाई वही तो लिखा है, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन करने के लिए कितना समय लगना चाहिए था, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड आवर्स। अब सबसे पहला फॉर्मूला एफिशिएंसी का, ये वाला फॉर्मूला तो भाई हमने पहले ही कर रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये वाला फॉर्मूला तो सीखा हुआ है। अभी देख लो यहां से, मैंने जिस काम को करने के लिए 600 घंटे लगने थे, मैंने उसे 500 घंटे में कर दिया बिना रेशो के। ये बताओ क्या एफिशिएंट है वर्कर या नहीं। अगर किसी वर्कर को मैंने कहा कि तूने ये काम करना है, उसको 600 घंटे लगने थे, उसने 500 घंटे में कर दिया, क्या ये वर्कर एफिशिएंट है? हाँ, कम समय में कर दिया ना। और एफिशिएंसी मैंने क्या बोला, जब भी एफिशिएंसी होगी ज्यादा, जब भी फेवरेबल होगा तो आंसर 100 से ऊपर आएगा, तो आपको न्यूमरेटर में क्या रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड टाइम। तो फॉर्मूला बन गया जी, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100। और ये लेबर चैप्टर में भी हमने किया हुआ है। दूसरा फॉर्मूला एक्टिविटी रेशियो क्या लिखता है जी, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स।
आप अगर ध्यान से अपने स्टैंडर्ड और बजटेड को देखते हो तो आपका स्टैंडर्ड और बजटेड में ये वाली चीज तो कॉमन हो गई। अगर आप यहां भी देखो ये वाली चीज तो कॉमन हो गई। सिर्फ आपके लिए डिफरेंस क्या है, ये का बजटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट। आपने सोचा था, मैं इसको कैसे बताऊं, रुको, ठीक है, यहां दोबारा लिखता हूं। स्टैंडर्ड आर के लिए मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड आर्स इज बजटेड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। बजटेड आवर्स के लिए मैंने क्या बोला, बजटेड आवर्स फॉर बजटेड आउटपुट, ये वाली चीज बोली आपको। अब इसमें बजटेड आवर तो कॉमन हो गया, कट गया, सिर्फ बचा क्या आपके पास, एक्चुअल आउटपुट और बजटेड आउटपुट। तो ये फॉर्मूला जो दिखने में आवर्स का है, ये बेसिकली आउटपुट का हो गया, एक्चुअल डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट इनटू 100। अब मेरे, मान लो मैं आपको कहता हूं कि तुमने बनाने थे 120 यूनिट, तुमने बनाने थे 120 यूनिट, लेकिन तुमने सिर्फ 100 यूनिट बनाए, तो क्या आप एफिशिएंट हैं, आंसर है नहीं। तो कैसे आएगा आंसर, अगर आप कह रहे हैं एफिशिएंट नहीं है, मतलब आंसर आना चाहिए लेस देन 100%। तो लेस देन 100% कब आएगा, जब एक्चुअल आउटपुट न्यूमरेटर में रहेगा। तो ये फॉर्मूला दिखने में आर्स का है, लेकिन अगर इसको डिटेल में पढ़ें तो ये फॉर्मूला बन जाता है एक्चुअल अपॉन बजटेड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। और लास्ट आता है जी कैपेसिटी रेशियो, इसके लिए लिखवाता हूं, साइड पे लिखेंगे, इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स whether total labor hours worked, it indicates whether total labor hours worked in a period are less than और greater than budgeted। बड़ा ही आसान, इसका तो नाम में ही क्लियर है। नाम देखो क्या लिखा है, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो, कि भाई तुम्हारे पास जो बजटेड आवर थे टोटल, तुमने उसमें से कितने घंटे काम किया। लेट्स से फैक्ट्री है जी, सप्ताह में 6 दिन चलती है, हर दिन में उन्होंने कहा भाई हम 8 घंटे काम करेंगे, तो 8 × 6 हो गए 48 आवर, 8 × 6 48 आवर। और मैं कहता हूं जी वीक में, आप महीने में 4 वीक काम करते हो, तो 48 × 4 192, ये बजटेड आवर हो गए आपके। आपने जब मंथ एंड हुआ तो हमने देखा आपने एक्चुअल में जो काम किया दैट वाज ओनली 180 आवर। तो कितनी कैपेसिटी आपने यूज करी, 192 आ गया डिनोमिनेटर में, और एक्चुअल में आपने कम घंटे काम किया, तो ये आपकी कैपेसिटी दर्शाता है कि कितना घंटा आपने काम किया। इट इज एज सिंपल एज दैट, आपने सोचा कि भाई मैं 15 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन आपने पढ़ाई करी 10 घंटे, तो कितनी कैपेसिटी यूज करी, 10/15 गुना 100, इस प्रकार से। अच्छा, इन तीनों रेशियोज के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप भी है। अगर आप एफिशिएंसी और कैपेसिटी को गुना कर दो, अगर आप ये देखिए, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, स्टैंडर्ड आर अपॉन एक्चुअल आर। एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा है स्टैंडर्ड आर अपॉन एक्चुअल आर। कैपेसिटी का फॉर्मूला लिखा है एक्चुअल आर अपॉन बजटेड आर। अगर आप इसको ऐसे करते हो तो आपका एक्चुअल से एक्चुअल कैंसिल हो गया, और बचता क्या है, स्टैंडर्ड आर अपॉन बजटेड आर, जो कि किसका फॉर्मूला है, एक्टिविटी का। तो रिलेशनशिप इनके बीच में क्या बन गया, लिखेंगे एफिशिएंसी रेशो, एफिशिएंसी रेशो पुत्र मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी रेशो इज इक्वल टू एक्टिविटी रेशो। तो इनके बीच में ये एक इंटर रिलेशनशिप बनता है। मतलब क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी दो रेशोज दी हो और आपको तीसरी निकालनी हो, तो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के माध्यम से कि एफिशिएंसी गुना कैपेसिटी एक्टिविटी होता है भाई। ठीक है, ये तो थी मेन रेशोज। अब आइए जी लिख लेते हैं अदर रेशोज। अदर रेशियोज तो मैं कंटिन्यू वहीं से कर रहा हूं, 3 हो गए थे, यहां 4 नंबर लिखकर कर रहा हूं जी। नंबर 4, कैलेंडर रेशियो इज इक्वल टू हाँ जी, कैलेंडर रेशियो इज इक्वल टू अवेलेबल वर्किंग डेज डिवाइड बाय बजटेड वर्किंग डेज मल्टीप्लाई बाय 100।
जब भी कभी वर्ड आ जाए कैलेंडर तो याद रखना डेज की बात हो रही है, तो हम सिंपल सी बात कह रहे हैं कि बजटेड डेज में से तुमने कितने एक्चुअल डेज पे काम किया, वो वाली चीज होगी जी कैलेंडर रेशो। पांचवा लिखिए, पांचवा लिखिए जी स्टैंडर्ड कैपेसिटी, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो इज इक्वल टू पुत्र budgeted hours divide by maximum possible hours in budgeted period multiply by 100। और नंबर 6 लिखिए जी एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशो, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशो पुत्र इज इक्वल टू actual hours divide by maximum possible hours in budgeted period multiply by 100। तो तीन मेन रेशियोज रही, तीन ये वाली रेशियोज रही हमारे पास, बड़ा ही आसान है समझना। देखिए जी पहला तो हो गया कैलेंडर रेशियो, कह रहा है भाई तुम्हारे पास बजटेड डेज कितने हैं उसमें से तुम कितने दिन काम करते हो, वो आ गया कैलेंडर रेशियो। दूसरा स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, सिंपल सी बात बोलता है कि भाई तेरे पास मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स कितने हैं बजट पीरियड में, और तुम उसमें से कितना काम करने का प्लान करो। जैसे मान लो हम सबके पास 24 घंटे हैं जी पूरे दिन में, लेकिन क्या ये पॉसिबल है 24 के 24 घंटे काम करना? नहीं, लेकिन मैक्सिमम आवर्स तो है ना कि 24 घंटे होते हैं दिन में। लेकिन आप अगर कभी पढ़ने का टारगेट बनाते हो, कभी ऐसा बनाए भाई आज तो 24 घंटे पढ़ूंगा, नहीं, हद से ज्यादा आपने कह दिया लेट्स से 15 घंटे पढ़ूंगा, 16 घंटे पढ़ूंगा, तो बजटेड आवर्स जो आपने सोचा इतना पढ़ूंगा डिवाइड बाय टोटल जो कि 24 है। ऐसा करने से जो रेशो आएगी उसका नाम रख दीजिए स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो। और आपने एक्चुअल में कितने घंटे पढ़ाई की आउट ऑफ 24 वही आ गया, तो एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशो, आपने एक्चुअल में जो पढ़ाई करी, आपने लेट से 10 घंटे पढ़ाई करी तो 10/24 गुना 100, इससे क्या एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशो, कि तुमने इन एन एक्चुअल कितनी कैपेसिटी को यूज करा है, और स्टैंडर्ड कैपेसिटी तुमने कितनी कैपेसिटी को यूज करने का सोचा था। इस तरह से चलेगा सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, ये हमारा है जी कॉन्सेप्ट नंबर 2। इससे संबंधित प्रश्न करते हैं। एक्चुअली चैप्टर का सबसे अनइंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो मैं पहले ही करा के इसको साइड करा देता हूं, उसके बाद सारी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे हम। ये लीजिए प्रश्न नंबर 1 आपके पास आ रहा है पुत्र कॉन्सेप्ट नंबर 2 से। इट सेज एक्टिविटी रेशियो है कंपनी की 80, कैपेसिटी रेशियो है 120, फाइंड आउट द एफिशिएंसी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही इनके बीच में रिलेशन बताया कि एफिशिएंसी गुना कैपेसिटी एक्टिविटी होता है। क्वेश्चन ने दो रेशियोज दी हुई हैं, तीसरी हम निकाल लेंगे। आइए जी आंसर नंबर 1 पुत्र, आंसर नंबर 1, लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला। हम जानते हैं एफिशिएंसी रेशो मल्टीप्लाई बाय उत्तर कैपेसिटी रेशो इज इक्वल टू एक्टिविटी रेशो। तो एफिशिएंसी रेशो जो है आपकी क्वेश्चन ने कहा इसको तो निकालना है, ठीक है भाई, एफिशिएंसी रेशो को तो निकालना है, गुना कैपेसिटी रेशो कितना बताए हैं 120%, और एक्टिविटी रेशो कितना बताए हैं हमें 80%। सो फ्रॉम हेयर आई कैन से एफिशिएंसी रेशो इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 120, और क्योंकि आपको परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दीजिए, ये आगे जी 66.67%। ये ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह में आपसे पूछ सकता है ऐसी चीज, तो ये हमें आ जानी चाहिए। ये डन हुआ, ये डन हुआ प्रश्न नंबर 1 हमारा। उसके बाद देखते हैं जी प्रश्न नंबर 2 आ रहा है हमारे पास, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द कॉन्सेप्ट नंबर 2 पुत्र। इट सेज कैलकुलेट एफिशिएंसी एंड एक्टिविटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो एफिशिएंसी और एक्टिविटी पूछ रहा है, कैपेसिटी रेशियो उसने बता दी। याद करिए कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है,
एक्चुअल आर बटे बजटेड आर गुना 100, ये था फॉर्मूला। उसने आपको बताया बजटेड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट, हमें आउटपुट तो चाहिए नहीं होती किसी भी फॉर्मूला में, लेकिन हाँ हमें आर्स जरूर चाहिए होते हैं। तो उसने आपको बताया स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने के 4 घंटे। आप जब एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? स्टैंडर्ड, मैंने क्या सिखाया था, 3 तरह के आवर्स हैं, बजटेड, एक्चुअल और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब आउटपुट लो एक्चुअल वाली लेकिन टाइम लो स्टैंडर्ड वाला। तो 5000 गुना 4, 20,000 आ गए आपके स्टैंडर्ड आवर्स। और बजटेड आवर्स भी आ जाएंगे। बजटेड आवर्स क्या बोलता है? स्टैंडर्ड टाइम, मतलब बजटेड आउटपुट के लिए टोटल बजटेड टाइम कितना लगना था, 6000 यूनिट मुझे बनाने हैं, और एक यूनिट को बनाने का जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल नहीं स्टैंडर्ड टाइम। जब आप टोटेलिटी में करते हो ना, सुनो ये बात, जब टोटेलिटी में करते हो तो आर्स 3 तरह के हो जाते हैं। मैं वापस यहां पर जाकर बता देता हूं, चलो। जब बेटा आप टोटेलिटी में निकालते हो ना, आर्स 3 तरह के होते हैं, लेकिन जब आप पर यूनिट पर करते हो तो 2 ही तरह के होते हैं, या तो एक्चुअल है या स्टैंडर्ड है। जब पर यूनिट होता है तो आप नॉर्मली वर्ड स्टैंडर्ड यूज करते हैं, अगर चाहो तो यहां बजटेड वर्ड भी यूज कर सकते हो, लेकिन पर यूनिट पर 2 ही चीजें होती हैं। ऐसा मत सोचना कि यार 3 क्यों नहीं हो रही, एक्चुअल, स्टैंडर्ड, बजटेड। जब टोटेलिटी में करते हो तब चीजें 3 होती हैं, पर यूनिट पर 2 ही होती हैं। ठीक है, तो आपने कहा हमने एक्चुअल आउटपुट को एक्चुअल आर से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो एक्चुअल आर्स आ गए टोटल। जब आप अपने बजटेड और स्टैंडर्ड आर्स निकाल रहे हैं तो आप पर यूनिट वाले आर्स इसी को ले रहे हैं, सिर्फ डिपेंड करते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं बजटेड प्रोडक्शन से तो बन जाते हैं बजटेड आर्स, अगर आप एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाते हैं स्टैंडर्ड आर्स। इसीलिए जिस क्वेश्चन में हम अभी हैं, जिस क्वेश्चन में हम अभी हैं, ये जो 4 घंटे है ये स्टैंडर्ड है। मतलब मैंने क्या बताया, पर यूनिट पर या तो स्टैंडर्ड होगा या एक्चुअल होगा, क्योंकि ये एक्चुअल नहीं है तो एक्चुअल आवर्स टोटल आ ही नहीं सकते। इसकी बदौलत या तो आपके पास टोटल बजटेड आवर्स आएंगे या टोटल स्टैंडर्ड आवर्स आएंगे। बजटेड आवर्स कैसे आएंगे? अगर बजटेड आउटपुट से गुना करते हो, और स्टैंडर्ड आवर्स कैसे आएंगे? अगर एक्चुअल आउटपुट से गुना करते हो। ठीक है, चलिए उत्तर नंबर 2। क्वेश्चन ने हमसे 2 रेशोज पूछी हैं, एफिशिएंसी और एक्टिविटी। बड़ा ही आसान सा ये क्राइटेरिया है कि हमें एक्चुअल, स्टैंडर्ड और बजटेड, ये तीनों टाइप के आर्स अगर मिल जाएं तो मैं कोई भी रेशो निकाल सकता हूं। तो क्वेश्चन के गिवन डाटा के अनुसार सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं जी? सबसे पहले हम निकाल सकते हैं बजटेड आर्स। बजटेड आर्स निकाल सकते हैं कैसे? 6000 यूनिट की आपकी बजटेड आउटपुट है और एक यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम है 4, तो बजटेड आवर्स आ गए 24,000। दूसरा, हम यहां से निकाल सकते हैं पुत्र स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आउटपुट है 5000 यूनिट और एक यूनिट को बनाने का समय है 4 घंटे, तो आपके स्टैंडर्ड आवर्स भी आ गए 20,000। तीसरी चीज, क्वेश्चन ने मुझे कैपेसिटी रेशियो दी हुई है, हम कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला लगा देते हैं। कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला सिखाया था मैंने आपको, एक्चुअल आवर्स उत्तर डिवाइड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन में आपको कैपेसिटी रेशियो दी हुई है भैया 75%, 75%। अगर आपने परसेंट लगा दिया तो दूसरी तरफ 100 मत लगाना आप। 75% इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स हमें पता नहीं, कोई बात नहीं। डिवाइड बाय बजटेड आवर्स क्या ये हमें पता है, हमने ऊपर निकाले अभी 24,000। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पुत्र तो आप कहेंगे एक्चुअल आवर्स इज इक्वल टू 24,000 गुना 75%। तो आपके एक्चुअल आवर्स आ गए जी 18,000। अब एक्चुअल आवर्स भी हैं हमारे पास, स्टैंडर्ड भी हैं और बजटेड भी हैं। क्वेश्चन जो जो पूछेगा इजीली कंप्यूट कर देंगे। तो नाउ फाइंडिंग आउट व्हाट द क्वेश्चन हैज आस्क्ड। सबसे पहले उसने पूछा है हमसे एफिशिएंसी रेशो। क्या फॉर्मूला सिखाया था मैंने आपको एफिशिएंसी रेशो का? स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स इनटू 100। स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन उत्तर एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। कितने हैं आपके स्टैंडर्ड आवर्स? 20,000 और एक्चुअल हमने निकाले हैं जी 18,000। मतलब जिस काम को करने में 20,000 घंटे लगने थे आपने 18,000 घंटे में कर दिया।
ये आ गया पुत्र 111.11%, 111.11%। और दूसरी चीज क्या पूछी है उन्होंने, एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो तो फॉर्मूला है इसका जी, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय पुत्र बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं 20,000, बजटेड आवर्स कितने से 24, जी हाँ, बजटेड आवर्स हैं पुत्र 24,000। तो 20,000 बटे 24,000 गुना 100, 20 बटे 24 गुना 100, ये आ गया जी 83.33% जी। कंप्लीट करिए यहां तक। चलिए लेट अस मूव हेड। तो हमारे सामने आ रहा है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 इस कॉन्सेप्ट का अंतिम प्रश्न, जिसमें बाकी के जो अदर फॉर्मूलाज थे मैं वो भी एक बार करवा देता हूं आपको, ठीक है। फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल, इट सेज फॉर डीकेजी एंड कंपनी। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे और 5 डेज पर वीक। एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं और एक वीक में 5 दिन काम होता है। कह रहा है जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है ना वो 50 इंप्लॉइज, जैसे हमने कहा था आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी एक दिन में काम करनी कितनी है 24 घंटे, लेकिन एक्चुअल में हो तो नहीं पाता ना। लेकिन कहता हम एक्चुअल में सिर्फ 40 इंप्लॉय लगाकर ही काम करते हैं, लगाने को मैक्सिमम 50 लगा सकते हैं लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। फिर कुछ इंग्लिश लिख रहे हैं, एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड पर 4 वीक, स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड पर 4 वीक्स। कुछ वर्डिंग लिख रहे हैं एक्सपेक्टेड टू बी अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, आगे बढ़ते हैं देखते हैं आगे क्या लिखा है। एक्चुअल आवर्स वर्कड इन द 4 वीक पीरियड, हाँ ये हुई ना इंग्लिश थोड़ी, तो ये क्या हो गया जी एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड इन द 4 वीक पीरियड, स्टैंडर्ड आवर्स बता दिए, तो हमें एक्चुअल आवर्स बता दिए, स्टैंडर्ड आवर्स बता दिए, बजटेड आवर्स हम खुद से निकाल लेंगे। कहता जी जो रिलेटेड पीरियड है जिसकी बात हो रही है तो 4 हफ्ते का है, मतलब जैसे उसने बताया ना पर वीक, तो 4 वीक्स है हमारे, अगर हम टोटल निकालेंगे तो 4 वीक्स के निकालेंगे। इन दिस पीरियड देयर वाज वन स्पेशल डे हॉलीडे ड्यू टू द नेशनल इवेंट। मतलब उसने कहा 4 हफ्ते हैं, तो 4 हफ्ते में 5 दिन काम होता है तो 20 डेज हैं। लेकिन कहता एक्चुअल बात करें ना तो एक दिन की तो छुट्टी होगी, तो अवेलेबल हमारे 19 से रह गए जितने दिन काम हुआ हमारा, तो कैलेंडर रेशो के लिए डाटा है, सीधी सी बात। इट सेज कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशो। पहले तो मेन रेशो एफिशिएंसी एक्टिविटी कैपेसिटी और सॉरी एफिशिएंसी एक्टिविटी, ये मेन रेशोज आ गई आपकी। उसके बाद कह रहे जी कैलेंडर रेशो, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशो और एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशो। ये देखिए जी, मैंने आपको यहां पर ये लिखवाई थी, एक तो मैंने आपको कैपेसिटी रेशो का डिफरेंट नाम लिखवाया था, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी, और बाकी स्टैंडर्ड और एक्चुअल ये पूछ रहा। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल ये आपकी अदर रेशोज हो गई, और मेन में ये है, और एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशो का मतलब वापस दिखा दूं, ये लिखवाया था एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी। तो ये कौन सी रेशो है आपकी, कैपेसिटी रेशो है। दिस इज योर कैपेसिटी रेशो। सबसे पहले इन 6 रेशोज में जो जो चीजें यूज होती हैं, क्या एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, बजटेड आवर्स, और एक नए आवर्स यूज होते हैं मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन बजट पीरियड।
ठीक है, उसके बाद बजटेड वर्किंग डेज और एक्चुअल वर्किंग डेज, तो पहले ये डाटा निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मतलब एक बार ये डाटा आ गया तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। ये लीजिए जी उत्तर नंबर 3, आंसर नंबर 3 पुत्र। सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं जी, कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस आवर्स एंड डेज। कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस आवर्स एंड डेज, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आवर्स और डेज चाहिए, पहले उसका कंप्यूटेशन कर लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले एक्चुअल आवर्स, ये तो हमें बताए हुए हैं कितने, 6000। नंबर 2 स्टैंडर्ड आवर्स, ये भी हमें बताए हुए हैं जी कितने हैं, 7000। नंबर 3 बजटेड आवर्स, पहले हम सारे आवर्स का डाटा कर रहे हैं, तो बजटेड आवर्स और उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन बजट पीरियड। बजटेड आवर्स की बात करें, क्वेश्चन ने कहा 8 घंटे प्रतिदिन काम होता है, 5 दिन होते हैं पर वीक में। यहां तक ओके। मतलब एक इंप्लॉय का आ गया कि एक इंप्लॉय हफ्ते में 5 दिन काम करता है और 8 घंटे एक दिन में काम करता है, एक वीक के आगे। क्वेश्चन ने कहा हमारे पीरियड में 4 वीक्स हैं, तो ये एक इंप्लॉय का पूरे 4 वीक का आ गया आवर्स। लेकिन उसने हमें कहा कितने इंप्लॉयज हैं आपके पास, 40। आप कहोगे सर 50 लो, 50 कहां लेंगे जब मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन बजट पीरियड बनाएंगे। क्वेश्चन ने क्लियरली लिख कर दिया भाई मैक्सिमम कैपेसिटी 50 इंप्लॉइज। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स करोगे तो आपको 50 कंसीडर करना है। और जब आप बजट बना रहे हो, जैसे मैंने आपको कहा आपके पास एक दिन में पूरे 24 घंटे हैं, लेकिन जब बजट बनाते हो तो 24 का बजट तो नहीं बना सकते ना कि 24 घंटे पढ़ूंगा, नहीं, कम का बजट बनाते हैं। तो वैसे ही जितना आपका रियलिस्टिक है, कहता है 40 इंप्लॉई ऑन एन एवरेज हमारे पास काम करते हैं, तो उस 40 को लेकर हम बनाएंगे। कितना आ जाएगा जी, 8 पंजे 40, 40 चौके 160, 160 इंटू 40, 6400, 6400 जी। उसके बाद नंबर 4 मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन बजट पीरियड। मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन बजट पीरियड, इस पर आते हैं जी। ये क्या कहता है, सब कुछ सेम रहेगा जो आपने ऊपर लिखा था, 8 आवर्स पर डे, 5 डेज पर वीक, 4 वीक्स, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ लास्ट में 40 इंप्लॉइज की जगह 50 इंप्लॉइज कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 8000 आवर्स, ये 8000 आवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट जी, बजटेड वर्किंग डेज, हमें दो टाइप के डेज चाहिए, बजटेड और अवेलेबल। सो बजटेड वर्किंग डेज कितने आ जाएंगे पुत्र, बजटेड वर्किंग डेज, क्वेश्चन ने बोला 5 डेज हैं एक वीक में और आपके पास कितने वीक हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 वीक्स, तो आपके डेज आ गए पुत्र 20। और लास्ट में हम कहेंगे जी अवेलेबल वर्किंग डेज। लास्ट में अवेलेबल वर्किंग डे, उसने कहा 20 दिन है लेकिन एक दिन की नेशनल इवेंट के कारण छुट्टी है, तो ये बचे जी आपके 19। ये मेन इंफॉर्मेशन है, इसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे। इसको हाईलाइट कर लेते हैं तो दैट जब जब हमें जो जो आर चाहिए होंगे उठाकर उनको यूज कर लेंगे। अब हम रेशियोज कंप्यूट कर लेते हैं, तो ऐसे कंप्यूटेशन ऑफ पुत्र रेशियोज, जो जो कुछ रेशियोज हमें कहा है करने के लिए, एक एक करते हुए सारी कर लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले उसने बोला, ठीक है, हमने सबसे पहले निकालना है जी एफिशिएंसी रेशो। फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको एफिशिएंसी का, स्टैंडर्ड टाइम अपॉन एक्चुअल टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम है 7000 घंटे, एक्चुअल टाइम है 6000 घंटे। 7000 डिवाइड बाई 6000 गुना 100, मैथमेटिक्स एक ही बार में कर देंगे। उसके बाद उसने बोला जी एक्टिविटी रेशो, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स इनटू 100। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं 7000 और बजटेड आवर्स कितने हैं जी 6400। 7000 डिवाइड बाई 6400 गुना 100। नंबर 3 क्वेश्चन ने बोला है पुत्र
कैलेंडर रेशो, क्या बताया था कैलेंडर रेशो में? अवेलेबल डेज ऊपर और बजटेड डेज नीचे। तो आपके पास जो अवेलेबल हैं काम करने के लिए 19 हैं, जबकि बजटेड डेज तो 20 होने चाहिए थे। 19/20 गुना 100। नंबर 4 उसने बोला है जी स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो। नंबर 4 स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो। ठीक है जी, एक बार चेक कर लें आपका फॉर्मूला इसका क्या होता है। स्टैंडर्ड बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो का बजटेड आवर्स डिवाइड बाय आपके मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन बजट पीरियड। तो बजटेड आवर्स हैं कितने आपके 6400 और आपके मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स कितने 8000। जी हाँ, तो ये आ गया पुत्र 6400 डिवाइड बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 100। पांचवा चीज उसने क्या पूछा है आपसे, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशो। एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशो आपके एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे न्यूमरेटर में, जो कि कितने हैं 6000, और डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन बजट पीरियड विच आर 8000। एंड फाइनली पूछता है एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशो। एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशो। हाँ जी, एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स। एक्चुअल कितने हैं 6000 और बजटेड है 6400। तो 6000 डिवाइड बाय 6400 मल्टीप्लाई बाय 100 जी। 116.67%, 109.38%, 95%, 80%, उत्तर 75% एंड 93.75% जी। कंप्लीट कीजिए यहां तक। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने खत्म किया। एज आई सेड, अब हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारे सामने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, लिखेंगे एक बार हेडिंग, फिर समझते हैं। कॉन्सेप्ट 3 पुत्र, कॉन्सेप्ट 3 फ्लेक्सिबल बजट। कॉन्सेप्ट नंबर 3 फ्लेक्सिबल बजट। लेट अस अंडरस्टैंड जी क्या चीज होती है। तो अभी हमारे सामने ना दो मेजर कॉन्सेप्ट बचे हैं इस चैप्टर के। एक है फ्लेक्सिबल बजट और एक है फंक्शनल बजट। मैंने क्या बोला, मेजर। इसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट हमारे बनते जाएंगे। मेजर फ्लेक्सिबल बजट है, पहले इसको पूरी तरीके से खत्म करेंगे, उसके बाद फंक्शनल बजट पर शिफ्ट होंगे। फ्लेक्सिबल बजट क्या कहता है?
नाम से क्लियर है, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी। तो जब फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं तो हम बात करते हैं साथ में एक होता है फिक्स बजट, थियरेटिकल होता है, थियरेटिकल प्रैक्टिकल नहीं है। फिक्स बजट, फिक्स बजट का मतलब है आपने सोच लिया, ऐसा सोचा कि लेट्स से अगर हमें अगले साल डैश परसेंट कैपेसिटी पर काम करना है, लेट्स से 70% कैपेसिटी पर अगर काम करना है तो हमें कितना प्रॉफिट आएगा, तो आपने कहा 70% पर ये सेल आ जाएगी, ये आपके खर्चे आ जाएंगे, सेल में से खर्चे माइनस के प्रॉफिट आ गया, और किसी लेवल पर आप जज नहीं कर रहे, वो हो गया आपका फिक्स बजट। फ्लेक्सिबल बजट क्या कहता है, सीईओ साहब आए मेरे पास, कहते राहुल तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैंने कहा कहते यार जरा हेल्प कर, अगर हम अगले साल 70% कैपेसिटी पर काम करें तो बताना जरा क्या प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने फटाफट से सेल की 70% पर, जो खर्चे थे उनका एनालिसिस करके 70% वगैरह पे कन्वर्ट किया, सेल्स में से कॉस्ट माइनस के, मैंने कहा साहब इतना प्रॉफिट आ जाएगा। कहते यार हमें लग रहा है हम ना थोड़ा सा अगर अपनी मार्केटिंग वगैरह पर ध्यान दें तो हम 70 की बजाय ना 80% भी अचीव कर सकते हैं। 80% बताना कितना आ जाएगा, मैंने 80% पर कर दिया। कहते यार लेकिन मान लो अगले साल कोविड जैसी कोई बीमारी आ गई, हमारा काम धंधा नहीं चला, तो हमें लग रहा है कि हम तो 50% पर ही काम कर पाएंगे, एक्टिव हो पाएंगे, एक्टिविटी विल बी ओनली 50%, तो जरा बताना 50% पर क्या होगा, तो मैंने उस पर भी निकाल दिया। सो व्हेन वी फाइंड आउट द प्रॉफिट एट द वेरियस कैपेसिटी लेवल्स, तो हम बोलते हैं कि यस वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लेक्सिबल बजट। तो आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम में फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको डाटा देगा, कहेगा प्रिपेयर द बजट एट डैश कैपेसिटी डैश कैपेसिटी डैश कैपेसिटी, ऐसे करना होगा, बड़ी ही आसान सी चीज है। और कम से कम एक लेवल हमें एग्जिस्टिंग बताएगा, सो दैट हम पहचान सकें कि जो लेवल वो पूछ रहा है, मतलब मान लो वो पूछता है 80 और 90 पर बना दो, तो हमें कोई ना कोई लेवल और देगा। लेट्स से उसने बोल दिया 60% का डाटा है या 50 का है या कुछ भी है, तो हम उसमें से अपने 80 और 90 पर कन्वर्ट करके चले जाएंगे। सुनते रहना मेरी बात। मान लो क्वेश्चन कह रहा है जी हमारा ना सेल्स है 50% कैपेसिटी पर 5 लाख, तो यार 80% कैपेसिटी पर कितनी होगी। सेल्स हमेशा वेरिएबल होती है, अगर सेल 50% कैपेसिटी पर 5 लाख है तो 80% कैपेसिटी पर कितनी हो जाएगी, 8 लाख हो जाएगी। सेल हमेशा वेरिएबल होती है। इसी तरह से 90% पर 9 लाख हो जाएगी, 100% पर 10 लाख हो जाएगी। लेकिन जब बात आती है खर्चा दी, जब खर्चे की बात करते हैं तो सारे खर्चे वेरिएबल नहीं होते, सम एक्सपेंसेस में बी वेरिएबल्स, द अदर्स में बी फिक्स और देयर में भी सेमी वेरिएबल। तो भाई जो फिक्स खर्चा है वो तो सेम ही रहेगा चाहे आप किसी भी कैपेसिटी लेवल पर काम कर लो, जो वेरिएबल है वो बदल जाएगा। मतलब मान लो कोई खर्चा 50% कैपेसिटी पर अगर है 2.5 लाख, 50% कैपेसिटी पर 2.5 लाख है, तो 100% कैपेसिटी पर कितना हो जाएगा, 5 लाख, इस तरह से हो जाएगा। और सेमी वेरिएबल क्वेश्चन उसके बारे में हमें खुद से बताएगा कैसे ट्रीट करना है। तो जब फ्लेक्सिबल बजट की बात करते हैं हमें मेनली क्वेश्चन हालांकि कहेगा प्रॉफिट निकाल दो, मतलब सेल माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, लेकिन जो मेजर इसमें आपका क्रक्स रहेगा, मेजर तो थ्रस्ट रहेगा, दैट विल बी ऑन द कॉस्ट एस्पेक्ट, बिकॉज वी नीड टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट केयरफुली डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कॉस्ट, वेदर इट इज वेरिएबल और फिक्स और सेमी वेरिएबल। तो ये हमारा फ्लेक्सिबल बजट होता है। ठीक है, आइए चंद बातें इसके अंदर लिखकर कर लेते हैं, फिर इसके प्रश्नों पर जो है हम चलेंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, सीरीज ऑफ बजट्स एट वेरियस लेवल्स, series of budgets at various levels and, ठीक है, सीरीज ऑफ बजट्स एट वेरियस लेवल्स, इतना ठीक है, लिखे आइए। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एट, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट ऑब्लिक, अगर लॉस आया तो ब्रैकेट में आप कहेंगे जी सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेट से उसने 3 डिफरेंट लेवल पर आपको करने के लिए कहा, तो लेवल 1, लेवल 2 एंड उत्तर लेवल 3। सबसे पहले है सेल्स, फिर है कॉस्ट, और मैंने क्या बोला, कॉस्ट जो है आपकी इट कैन बी वेरिएबल, फिक्स और सेमी वेरिएबल। तो कॉस्ट के अंतर्गत हेड आ जाएंगे जी, इट कैन बी वेरिएबल, इट कैन बी फिक्स और इट कैन बी पुत्र सेमी वेरिएबल। और उसके बाद अंत में आप कह देंगे जी ये हमारा आ गया प्रॉफिट, तो सी इज इक्वल टू प्रॉफिट, जो कि आएगा ए माइनस बी करते हुए। इसमें मेन बात समझने की क्या है कि सेल्स हमेशा हम मानकर चलते हैं कि वेरिएबल होती है, अनटिल अनलेस अगर क्वेश्चन कुछ और हमें बताए
तो सेल तो हमेशा वेरिएबल है, कॉस्ट कैन बी वेरिएबल, फिक्स और सेमी वेरिएबल। एग्जाम में क्वेश्चन नॉर्मली तो यही आएगा कि प्रॉफिट निकालो, तो हम सेल में से कॉस्ट माइनस कर देंगे, लेकिन मैंने क्या कहा, मेन जो जज हमें किया जा रहा है ना वो कॉस्ट के ऊपर किया जा रहा है। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं जहां पर सेल का डाटा ही नहीं है, मतलब प्रॉफिट आप निकाल ही नहीं सकते। क्वेश्चन कह रहे हैं भाई टोटल कॉस्ट निकाल दो, तो टोटल कॉस्ट निकाल दो मतलब क्वेश्चन हमसे सिर्फ इसके ऊपर जो है जजमेंट करवाना चाहता है, ठीक है। एक तो भैया ये तरीका हो गया स्टेटमेंट बनाने का टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस, एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, कई बार ना क्वेश्चन आपको कह देते हैं कि कंट्रीब्यूशन निकालो, या फिर कह देते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट अलग से दिखाओ, समथिंग लाइक दैट। तो हम कंट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना सकते हैं। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है जिसके मुताबिक हम सेल्स में से पहले ना सिर्फ वेरिएबल वाले खर्चे माइनस कर देते हैं, फिक्स वाले छोड़ दो। सेल में से वेरिएबल वाले माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन आ गया, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो वो वाली स्टेटमेंट भी एक बार बना लेते हैं। लिखिए, प्रेजेंटेशन फ्रॉम कंट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे लिख लीजिए, प्रेजेंटेशन फ्रॉम उत्तर कंट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्रेजेंटेशन फ्रॉम कंट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और यहां पर एक टोटल का कॉलम भी बनाना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड टोटल। और यहां पर ना प्रेफरेबली ऐसे लिखना, प्रोडक्ट 1, लेवल मत लिखो, प्रोडक्ट लिखो। जब भी कंट्रीब्यूशन संबंधित बात आएगी तो प्रोडक्ट्स का डाटा होगा, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 एंड टोटल। सबसे पहले क्या आएगा जी, आपका सेल्स आ गया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, सेल्स में से उत्तर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लेना। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हुए आप पहुंच जाओगे कंट्रीब्यूशन पर, कैसे, ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब आई जी मेन बात, आप कहेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। सेल्स जो है प्रोडक्ट 1, 2, 3 टोटल, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट 1, 2, 3 टोटल, तो आपकी कंट्रीब्यूशन भी आ गई प्रोडक्ट 1, 2, 3 टोटल। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो आपको जो फिक्स कॉस्ट है ना प्रोडक्ट वाइज बता ही नहीं रहा, सिर्फ टोटल में फिक्स कॉस्ट आपको बता रहा है, टोटल में फिक्स कॉस्ट बता रहे हैं। मान लो जी मेरी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर ना 3 प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं। अब मैं कैसे बताऊं कि फैक्ट्री का जो रेंट है वो तीनों प्रोडक्ट के लिए कितना कितना है। फैक्ट्री का रेंट तो भाई कॉमन है। तो बहुत केसेस में जो फिक्स खर्चे हैं वो प्रोडक्ट वाइज नहीं होते, वो टोटेलिटी वाइज होते हैं। बट अगर क्वेश्चन हमें फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज देगा तो माइनस कर लेंगे, तो इट मे और इट मे नॉट बी देयर, मैंने ओब्लिक डाल के दोनों लिख दिए, ठीक है। और जब आप इसमें से ये भी माइनस कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट, कैसे जी, सी माइनस डी करते हुए इस तरह से आप प्रॉफिट पर पहुंच जाओगे। अगर आपके पास फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज हुई तो प्रॉफिट भी प्रोडक्ट वाइज आ जाएगा, अदरवाइज आपका सिर्फ टोटेलिटी में ही फिक्स कॉस्ट और टोटेलिटी में ही प्रॉफिट जो है आएगा, अदरवाइज टोटेलिटी में ही आएगा। ठीक है जी। अब मेन चीज जो मैंने कही, फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हमारा जो मेन काम रहेगा दैट विल बी टू ट्रीट द वेरिएबल, फिक्स एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल तो बेटा क्वेश्चन खुद बताएगा आपको, ठीक है, कि कैसे ट्रीट करना है आपने। फिक्स क्या होगा, जो हर लेवल पर फिक्स रहती है, आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं होती। और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी, जो कि आउटपुट के साथ हमेशा चेंज हो जाती है और प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है। तो चंद बातें इसके अंदर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मुझे लग रहा था कि इसके बारे में नहीं लिखवाते, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा लिख लेते हैं जी। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट्स, सबसे पहले लिखिए जी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है, लिखिए, इट वेरीज विद द आउटपुट, इट वेरीज विद द आउटपुट प्रोपोर्शनेटली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली का मतलब क्या होता है, जहां पर यूनिटरी मेथड लग जाए, इतने मैंगो इतने के तो कितने मैंगो कितने के, उसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। मतलब अगर 50% पर खर्चा है 5 लाख और 100% पर खर्चा है 10 लाख, एग्जैक्ट चेंज हो रहा है प्रोपोर्शनेटली, तो हम कहते हैं कि ये वाला खर्चा वेरिएबल खर्चा है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यूनिट्स हैं 1000, आपकी कॉस्ट है 10,000, आपके यूनिट्स हो गए 10,000,
कॉस्ट हो गई 20,000, मतलब एग्जैक्ट उतने से ही चेंज होगी। 1000 के लिए 10,000 थी तो 2000 के लिए कितनी होनी चाहिए थी? जब आप यूनिटरी मेथड लगाकर निकाल रहे हैं तो आंसर आ रहा है 20,000, और हमें भी गिवन है 20,000, मतलब ये वाली कॉस्ट कौन सी है? वेरिएबल। और एक और तरीका है जज करने का कि कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, तो 10,000 डिवाइड बाई 10, सॉरी 10,000 डिवाइड बाई 1,000 10 रुपए, 20,000 डिवाइड बाई 2,000 भी आ रहा है 10 रुपए। अगर ये सेम है मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स सेम। दूसरा लिखिए जी, फिक्स्ड कॉस्ट इट डजंट वेरी विद द आउटपुट। इट डजंट वेरी विद द आउटपुट, मतलब जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज ही ना हो, वो कॉस्ट कौन सी है जी? आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जांपल लिखिए जी, यूनिट्स एंड कॉस्ट। 1000 यूनिट्स पर आपकी कॉस्ट थी 10,000 और 2000 यूनिट्स पर भी आपकी कॉस्ट रही 10,000, तो ये कौन सी कॉस्ट है जी? क्लियर है, फिक्स है, क्योंकि टोटलिटी में सेम है। दिस रिमेन्स सेम इन टोटलिटी, रिमेन्स सेम इन टोटलिटी, और ये रिमेन्स सेम ऑन पर यूनिट। तीसरी कॉस्ट आती है जी सेमी वेरिएबल कॉस्ट्स। थर्ड है उत्तर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इट वेरीज विद द आउटपुट, जैसे वेरिएबल में लिखा था सेम यहां, इट वेरीज विद द आउटपुट। अरे, इट वेरीज विद द आउटपुट, वहां क्या लिखा था? प्रोपोर्शनेटली, बट यहां लिखे इट वेरीज विद द आउटपुट बट नॉट प्रोपोर्शनेटली, नॉट प्रोपोर्शनेटली। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जी। मान लीजिए आपके यूनिट्स हैं 1000, कॉस्ट है 10,000, आपके यूनिट्स हो गए 10,000, लेकिन कॉस्ट हुई है 16,000 रुपए की। अगर ये वेरिएबल होती तो 2000 यूनिट पर 20,000 हो जाती, लेकिन 20,000 नहीं, 16,000 हुई। पहले तो ये देखो क्या टोटलिटी में सेम है? आंसर है नहीं, मतलब तो फिक्स कॉस्ट नहीं है। अब क्या तू पर यूनिट सेम है? 10,000 डिवाइड बाई 1000 किया तो आ रहा है 10, 16,000 डिवाइड बाई 2000 किया तो आ रहा है 8। तो हम कह रहे हैं नॉट सेम इन टोटलिटी, टोटलिटी में सेम नहीं है। जरा कॉस्ट पर यूनिट कर लेना, यहां आ रहा है 10, यहां आ रहा है 8, मतलब पर यूनिट भी सेम नहीं है, नॉट सेम ऑन पर यूनिट। तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल। ध्यान से सुनना, एक लाइन बोल रहा हूं, इट वेरीज विद द आउटपुट, वेरी तो कर रही है इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब अगर आउटपुट बढ़ेगा तो ये वाला खर्चा बढ़ेगा, आउटपुट कम होगा तो ये वाला खर्चा भी कम होगा, लेकिन प्रोपोर्शनेटली नहीं है। इतनी सी बात है, कंप्लीट करिए। चलिए बढ़े आगे। तो हमारे सामने आ रहा है जी प्रश्न नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 3 से उत्तर। अ फैक्ट्री विच एक्सपेक्ट्स टू ऑपरेट 7,000 आवर्स, दैट इज एट 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी, फर्निशेज द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस एज अंडर। तो 7,000 घंटे काम होगा, 70% एक्टिविटी है, मतलब 80% एक्टिविटी पर 8,000 घंटे, 90% पर 9,000 घंटे, 100% पर 10,000। इसका सिंपल सा ये मतलब निकलता है। कहता है जी खर्चों की डिटेल है, सीधा सीधा बता दिया, वेरिएबल है, सेमी है और फिक्स है। क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया, हमें पहचानना ही नहीं। इट सेज सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस गो अप बाय 10%। कहते हैं जो है ना सेमी वेरिएबल 10% से बढ़ जाएंगे, कब? बिटवीन 85 एंड 95% एक्टिविटी। अभी तो आप 70% पर हैं। कहता अगर ये एक्टिविटी 85 से लेके 95 के बीच में जाएगी ना तो आपका ये खर्चा 10% से बढ़ जाएगा, एंड बाय 20%। कहते ये 20% से बढ़ जाएगा, कब? अगर आप अबव 95% कैपेसिटी काम करते हो। क्वेश्चन चाह रहा है फ्लेक्सिबल बजट बना दीजिए फॉर 80, 90 एंड 100% एक्टिविटी। फ्लेक्सिबल बजट जब बनाएंगे, नॉर्मली ये आदत बना लेंगे कि जो गिवन वाला लेवल होता है उसको भी साथ में दिखाएं।
ठीक है, तो 70 पर गिवन है वो तो दिखाएंगी, और 80 90 100 भी बना लेंगे। कई बार क्वेश्चन में डाटा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है और गिवन लेवल एक से ज्यादा होते हैं, तो उस टाइम पे आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, सिर्फ सिर्फ जितना पूछा है उतना ही बना दीजिए तो भी चल जाएगा। बट अमूमन नॉर्मली जो गिवन डाटा है, जो गिवन लेवल है, उस पर भी बना दीजिए। तो क्वेश्चन है कहा जी फ्लेक्सिबल बजट बनाइए। आइए जी, उत्तर नंबर है पुत्र 4, आंसर नंबर 4, स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट या स्टेटमेंट शोइंग फ्लेक्सिबल बजट किसी प्रकार से कह दीजिए। तो वी हैव सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, 70% लेवल है, 80% लेवल है, 90% है पुत्र, और 100% है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कह दिया जी आर्स, सबसे पहले हमने कह दिया आर्स। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है लिखना, पहले बता रहा हूं, लेकिन लिख दोगे तो बेटर रहेगा। कितने आर्स हैं? 70% पर थे 7,000, तो 80% पर 8,000, 90% पर 9,000 और 100% पर 10,000। ये लो, यहां एक लाइन लगा ली, क्योंकि हमने अल्टीमेटली तो खर्चों का टोटल करना है, कहीं आर्स का टोटल ना हो जाए साथ में। ये हो गए आर्स आपके। नंबर 2, क्वेश्चन ने कहा भाई वेरिएबल एक्सपेंस। जब भी वेरिएबल एक्सपेंस होगा क्वेश्चन में, या तो यूनिट्स होंगे या आर्स होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आर्स का डाटा है आपको, इसने बोला 7,000 घंटे, 8,000 घंटे। 7,000 वाले लेवल पर उसने गिवन है वैल्यू कितनी, 1260 रुपए। सुनना ध्यान से, वेरिएबल जो होता है, मैंने क्या सिखाया, वो पर यूनिट या पर आर, जो भी लेवल ऑफ एक्टिविटी है उसके साथ फिक्स रहता है, पर यूनिट के बेस पर या पर आर। तो आप 1260 डिवाइड बाय 7,000 कर लो, 1260 डिवाइड बाय 7,000, तो पर आर आ गया जी 18 पैसे। तो यहां लिख लीजिए 0.18। जब भी वेरिएबल हो इसके ब्रैकेट में लिख दो, इसका मतलब पता क्या है? अब आपको जब यहां पर वैल्यू लिखनी है ना, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस। जब यहां पर वैल्यू लिखनी है, आपने सीधा इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर सीधा वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो आपने वेरिएबल वाला तो पर यूनिट या पर ब्रैकेट में लिख लेना। अब 18 पैसे आ गया, तो 0.18 इंटू 8,000, ये आ गया पुत्र 1,440। ये आ गया जी 1,620 रुपए, और ये आ गया पुत्र 1,800 रुपए। उसके बाद उसने लिख कर दिया सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंस कितना है? उसने कहा जी 1,200 रुपए। इसके लिए ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना, ब्रैकेट में सिर्फ वेरिएबल वाले के ही लिख सकते हो। उसने आपको क्या कहा था, 85 टू 95 अगर होगा तो ये 10% से बढ़ेगा, तो अगला लेवल तो 80 है, यहां तो सेम ही आ जाएगा। अगला लेवल है 90, मतलब 85 टू 95 के बीच में आ गया। तो यहां पर आपका जो खर्चा है 1,200 रुपए में 10% बढ़ा दीजिए, 1,320। और लास्ट वाला 95% एक्टिविटी से भी ऊपर निकल गया, क्योंकि 100% एक्टिविटी है। उस केस में क्वेश्चन ने कहा 20% से बढ़ा दो, तो 1,200 में 20% बढ़ा दिया, ये आ गया जी 1,440 रुपए। और फाइनली यू हैव दी फिक्स्ड एक्सपेंस। फिक्स्ड एक्सपेंस तो जितना है उतना ही रहेगा, 1,800, 1,800, 1,800 और 1,800। एक्सेप्शनल केस ऐसा बन सकता है जहां पर क्वेश्चन आपको कह दे कि भाई फिक्स्ड है ना, इस लेवल तक सेम रहेगा, बाद में बढ़ जाएगा, तो हम उसको बढ़ा देंगे, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा ट्रीट कर लेंगे। नॉर्मली साइलेंट केसेस में फिक्स कॉस्ट को सेम ही रखना है। ये लीजिए, इतना ही प्रश्न है ये। हम कह देंगे जी आ गया नंबर 5, टोटल कॉस्ट 2+3+4, 4,260, 4,440, 4,740 एंड पुत्र 5,040। ये लीजिए, ये आपका उत्तर हो गया।
चलिए आपको लेकर चलते हैं जी अगले प्रश्न पर। बढ़िया एकदम तरोताजा कर देने वाला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आता हुआ कॉन्सेप्ट नंबर 3 से जी। इट सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पुत्र 10,000 यूनिट्स फॉलोइंग आर द बजटेड एक्सपेंस। अगर 10,000 यूनिट बनाने हैं तो हमारा ये खर्चा है। पर यूनिट पर क्वेश्चन ने बताई हैं चीजें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल। किसी भी खर्चे का डायरेक्ट लग जाए हम जानते हैं तो होता ही वेरिएबल है, और जिसके साथ वेरिएबल लिख दिया वो भी वेरिएबल है। तो ये तो पर यूनिट क्वेश्चन ने खुद ही बता दिए। अगला पॉइंट कह रहा है जी फिक्स ओवरहेड है हमारे 1,20,000 रुपए के। ठीक है, उसने यहां पर आपको ना फिक्स वाला पर यूनिट निकाल कर दिया हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। फिक्स वाला खर्चा कभी भी पर यूनिट पर नहीं देखना, पर यूनिट पर तो वहम क्रिएट करता है, इररेलेवेंट होता है। उसका पर यूनिट कैसे निकला, 10,000 यूनिट से 1,20,000 को 10,000 से डिवाइड किया तो 12 आ गया पर यूनिट। भाई इसका कोई कैरेक्टर थोड़ी है, वो गाना आया था ना, कैरेक्टर ढीला है, तो फिक्स ओवरहेड का कैरेक्टर ढीला है। अगर आप इसको पर यूनिट पर करो, मान लो मेरे यूनिट्स हो गए 12,000, तो ये तो 1,20,000 डिवाइड बाय 12,000, ये पर यूनिट 10 हो जाएगा। तो इसका कोई भरोसा नहीं है ऐसे। तो हमारे लिए फिक्स खर्चा पर यूनिट या पर आर पर इररेलेवेंट होता है। फिर कहता जी वेरिएबल एक्सपेंस है, ये भी ठीक है 4। ये देखना एडमिन एक्सपेंस 40,000 फिक्स है, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन ये जो दो खर्चे रह गए ये हैं मेन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग खर्चा दिखा है 10% फिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन लिखे 20% फिक्स, यानी कि बाकी का क्या है, वेरिएबल है। मतलब ये खर्चा सेमी वेरिएबल नेचर का है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम देखेंगे कि इस सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल और फिक्स भाग कैसे ढूंढना है। बड़ा ही आसान, आपका 10% फिक्स है मतलब 90% वेरिएबल है, तो 12 रुपए का जो पर यूनिट है उसमें से 90% वेरिएबल है, यानी कि 10 रुपए 80 पैसे पर यूनिट, और जो फिक्स है वो 10% है। लेकिन फिक्स ओवरहेड कभी भी पर यूनिट नहीं होता। तो आपने क्या करना, अभी देखने से लग रहा है कि 12 रुपए का 10% ₹1.20 फिक्स है, लेकिन ये जो फिक्स पर यूनिट आया है इट इज ट्रू ओनली फॉर 10,000 यूनिट। आप इसको इमीडिएटली इस लेवल से मल्टीप्लाई करते हुए इसको टोटेलिटी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि जब टोटेलिटी में आया वही इसका असली रूप है। ये 12,000 हमें जितने भी लेवल पर क्वेश्चन बजट बनाने के लिए कहेगा, ये 12,000 सब जगह चलता जाएगा। और वेरिएबल वाले पोर्शन के लिए जितने जितने हर लेवल पर यूनिट होंगे वहां पर आप 10.8 10.8 10.8 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। सिमिलर गोज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। स्टार्ट करते हैं उत्तर, समझते हैं आइए। यो ल्यो बाया, यो ल्यो बाया, आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 लिखिए जी, स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। स्टेटमेंट ऑफ उत्तर फ्लेक्सिबल बजट। अच्छा क्वेश्चन के एंड में तो हमने पढ़ा ही नहीं, 1 मिनट। हाँ जी, इसने बोला प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 7,000 एंड 9,000 यूनिट, तो हम 10,000 वाला भी साथ में पेल देंगे। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, उसने 3 लेवल कौन से बताए, 7,000 9,000 और 10,000 जी। 7,000 यूनिट्स, 9,000 यूनिट्स से पुत्र 10,000 यूनिट्स जी। सेल्स का डाटा तो है नहीं, मतलब सिर्फ खर्चे हैं, प्रॉफिट नहीं निकल सकता, सिर्फ सारे खर्चे यहां पर आपने लिखने हैं। सबसे पहले आ गया पुत्र डायरेक्ट मटेरियल जी। क्वेश्चन ने खुद ही बोला 48 पर यूनिट है। 7,000 इंटू 48, 3,36,000। 9,000 इंटू 48, 4,32,000 एंड 4,80,000। नंबर 2 क्वेश्चन ने बोला है जी डायरेक्ट लेबर। नंबर 2 इज पुत्र डायरेक्ट लेबर विच इज 24 रुपए, 1,68,000, 2,16,000 एंड पुत्र 2,40,000। नंबर 3 बोला जी वेरिएबल ओवरहेड 20 रुपए का, वेरिएबल ओवरहेड्स 20 रुपए, 1,40,000, 1,80,000 और 2 लाख रुपए।
नंबर 4 बोला है जी फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स ओवरहेड तो सेम रहते हैं सब जगह, 1,20,000 था, इट विल कंटिन्यू सेम फॉर एनी लेवल एंड ऑल द लेवल्स। नंबर 5 वेरिएबल एक्सपेंसेस, इट सेज 4 रुपी। 7,000 गुना 4 28,000, 9,000 गुना 4 36,000, 10 इंटू 4 पुत्र 40,000। नंबर 6 सेलिंग एक्सपेंसेस जी। तो अब आई मजे की बात, ए एंड बी। ए है फिक्स, बी है वेरिएबल। हाँ जी, क्वेश्चन ने क्या बोला, 12 रुपए का है, 10% फिक्स है। मैंने क्या बताया, जो फिक्स वाला पोर्शन है 12 रुपए का 10% 1 रुपए 20 पैसे हो गया। इसको जो गिवन वाला लेवल है कितना 10,000, वहां से मल्टीप्लाई कर लो सीधा। 12 गुना 10% गुना 1,000, ये क्या चाहते हो, इसके लिए वर्किंग नोट बना दूं क्या? चलो वर्किंग नोट बना देते हैं। सेलिंग एक्सपेंस के बाजू में लिख देते हैं भाई वर्किंग नोट 1। मैं यहाँ आराम से बनाकर दिखा देता हूँ वर्किंग नोट्स में। तो वी आर प्रिपेयरिंग द नोट फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। दो हेड हैं जी इसके अंदर, फिक्स और वेरिएबल। क्वेश्चन ने बोला जी 12 रुपए पर यूनिट है, जिसमें से 10% फिक्स है, मतलब 90% आपका वेरिएबल है। जो वेरिएबल है उसमें तो बस पर यूनिट निकाल कर छोड़ देने का, और जो फिक्स है उसमें पर यूनिट निकाल कर नहीं छोड़ना। यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द लेवल ऑन विच द डाटा इज गिवन। डाटा इज गिवन ऑन 10,000 यूनिट, मतलब जो ये 1.2 बेटा पर यूनिट निकला है ना, इट इज ट्रू ओनली फॉर 10,000 यूनिट। आपको याद हो मैंने थोड़ी देर पहले जब आपको सिखाया था, तो हमने फिक्स कॉस्ट को यहां पर लिखा था। अगर आप यहां इसको कॉस्ट पर यूनिट करना चाहो, 10,000 डिवाइड बाय 1,010, 10,000 डिवाइड बाय 2,005, यानी कि आप देख रहे हो कितनी जल्दी गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है भाई। पहले 10 पर यूनिट कहता, मैं तो 5 हो गया पर यूनिट। क्यों? क्योंकि आपके यूनिट्स चेंज हो गए। तो मतलब अगर कभी भी पर यूनिट दिया है, तो आपको इसके यूनिट से मल्टीप्लाई करना होगा टू नो इट्स ट्रू वैल्यू। तो जब भी फिक्स ओवरहेड या फिक्स कॉस्ट होगा, उसको आपने यूनिट से मल्टीप्लाई करना। तो 1.2 पर यूनिट था, मल्टीप्लाई बाय 10,000 किया, तो जाकर हमारे पास आया 1,20,000। यानी कि जो फिक्स खर्चा है वो टोटलिटी में सेम रहता है 1,20,000, और जो वेरिएबल है वो पर यूनिट पर सेम रहता है। तो आप क्या करेंगे, सेलिंग एक्सपेंस में फिक्स के सामने सब जगह जाकर लिख देंगे 1,20,000, और जो पुत्र वेरिएबल है उसके ब्रैकेट में डाल दो 10.80। तो इसको सब जगह 10.80 से ही मल्टीप्लाई करना है। 7,000 इंटू 10.8, ये आ गया पुत्र 75,600, 97,200, और 1,08,000 जी। एक जीरो हमारी याद होगी, 10,000 इंटू 1.2, सॉरी इट शुड हैव बिन 12,000, और वेरिएबल 75,600, 97,200 और 1,08,000। नंबर 7 उसने दिया है जी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। नंबर 7 दिया है पुत्र एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जो कि पूर्ण तरीके से फिक्स है 40,000, 40,000। और नंबर 8 डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, नंबर 8 डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो इसके लिए भी सेलिंग एक्सपेंस की तरह ही वर्किंग नोट बना देंगे जी, वर्किंग नोट 2, पॉइंट ए फिक्स एंड पॉइंट बी वेरिएबल। तो वर्किंग नोट नंबर 2 आ रहा है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। मेन चैप्टर में यही है, आपको तरह तरह की डिफरेंट सिचुएशंस समझनी है फॉर फिक्स वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जी, अरे
So we have fixed and variable part. हाँ जी, क्वेश्चन ने क्या बोला, 4 रुपए का है, 20% फिक्स है, तो 4 रुपए का 20% हो गया जी 0.80, और 4 रुपए का 80% यानी कि 3.20 हो गया वेरिएबल। जो वेरिएबल है उसे तो यहीं पर छोड़ दो, और जो फिक्स है वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 10,000 यूनिट्स इज इक्वल टू, दिस विल गिव अस 8,000 रुपी। तो जो फिक्स है वो सब जगह 8,000 डाल दो, और जो वेरिएबल है वो 3.2 आ जाएगा पर यूनिट पर। जो फिक्स है 8,000, और जो वेरिएबल है 3.20 पर यूनिट। बाईस 400, 28,800 और 32,000 जी, और 32,000 डन हुआ। टोटल कर देंगे और ये आ जाएगा जी आपका टोटल कॉस्ट। सारा ऊपर से लेकर यहां तक ऐड कर देंगे जी इंडिविजुअल। 3,36,000, 1,68,000, 1,40,000, 1,20,000, 28,000, 12,000, 75,600, 40,000, 8,000 and 22,400 जी। 9,50,000, 4,32,000 प्लस 2,16,000 प्लस 1,80 प्लस 1,20 प्लस 36, 12,97,200, 40,000, 8,000 एंड 28,800, 11,70,000 एंड 480,000, 240,000, 2,00,000, 120, 40, 12, 1,08,000, 48 एंड 32, 12,80,000। इस क्वेश्चन में एक एडिशनल काम और करवा देता हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन में सारे खर्चे पर यूनिट थे। हमारा क्या जाता है, हम भी एक बार यहां पर अंत में ना कॉस्ट पर यूनिट निकाल कर दिखा देते हैं। कॉस्ट पर यूनिट निकाल कर दिखाते हैं कैसे, जो टोटल कॉस्ट है यूनिट से डिवाइड करना है सिंपली। तो 9,50,000 डिवाइड बाय 7,000 किया 135.71, 11,70,000 डिवाइड बाय 9,130, और 1,28,000 डिवाइड बाय 10,000 विल गिव यू 128। अब इसको जरा समझ भी लो, आपकी पहले वाले जब 7,000 यूनिट बनाए तो मेरी जो कॉस्ट पर यूनिट है 135 रुपये 71 आ रही है पैसे। दूसरी बार में ये कम क्यों 130, आपने यूनिट 7,000 से 9,000 कर दिए, वेरिएबल खर्चा तो पर यूनिट उतना ही रहा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन आप जानते हैं कि आपके कुछ फिक्स खर्चे भी थे, और जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिक्स खर्चा पर यूनिट पर कम होता जाएगा। सिमिलरली जब आप थोड़ा और आगे बढ़े तो आपका पर यूनिट 130 से और कम हो गया। अब आप अगर इस क्वेश्चन में 12,000, 15,000, 20,000 यूनिट्स बनाएंगे तो ये कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी। सिर्फ किसके कारण, फिक्स ओवरहेड के कारण, वेरिएबल के कारण नहीं। वेरिएबल तो सब जगह सेम ही है, ठीक है ना। वेरिएबल तो जैसे अपन ने यहां लिखा 48, ये तो सब सारे लेवल पे 48 ही आएगा। ये 24 पर यूनिट, 20 पर यूनिट, ये तो सेम ही है, लेकिन जहां जहां फिक्स ओवरहेड लिखे उसके कारण पर यूनिट आपका कम होता जा रहा है। ये है बात, समझे क्या? ओके, जरा मैं देखूं कि क्या आप कुछ होमवर्क कर पाएंगे। मेरे सामने क्वेश्चन है, मैं होमवर्क इस क्लास में दूं या नेक्स्ट क्लास में दूं? ऐसा करेंगे, अभ्यासिका में आएंगे जी, क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम कॉन्सेप्ट नंबर 3 करेंगे। एक तो इसमें 80% कैपेसिटी पर 6 लाख रुपए की सेल दी हुई है और बाकी खर्चे उसने बता दिए। कैसे कैसे बताए हैं, हेड्स बांट दिए। कहता जी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। ड्रॉ अप द फ्लेक्सिबल एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट ऑपरेटिंग एट 90, 100, 110। 80% पर गिवन है, 90, 100 एंड 110 पर बोल रहे हैं।
प्रॉफिट निकालने के लिए नहीं बोला, सिर्फ क्या बोल रहे हैं, एडमिन कॉस्ट का बजट, सेलिंग का बजट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का बजट बना दो। आपकी इच्छा है, आप निकालना चाहो प्रॉफिट निकाल लेना। सेल 80% पर गिवन है तो 90, 100 और 110 सब पर आप सेल निकाल लोगे। और जब उसने इस तरह से दिए हो ना खर्चे बांट कर, तो आप जब इनको करोगे, जैसे आप पहला हेड डालोगे एडमिन, उसके अंदर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 के बाद उसका टोटल भी कर लेना। मतलब हेड ए इसका इंडिविजुअली टोटल भी कर लेना, फिर हेड बी इसके अंदर 1 2 3 4 आ गए, इनका टोटल अलग से, फिर सी इसके अंदर 1 2 3। अब क्वेश्चन ने ये नहीं बताया फिक्स वेरिएबल सेमी वेरिएबल कैसे हैं। बड़ा ही आसान है, जो खर्चा सिंपल अमाउंट लिखा हुआ है एज इट इज मतलब वो फिक्स है। जो खर्चा सेल्स का कुछ परसेंटेज है, अब सेल तो वेरिएबल होती है, तो जो सेल के ऊपर परसेंटेज में खर्चा है वो भी ऑब्वियसली वेरिएबल ही होगा। तो क्वेश्चन में या तो सिर्फ फिक्स वाले खर्चे हैं या वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 एग्जाम में आया हुआ 7 नंबर का क्वेश्चन, ये भी होमवर्क में हो जाएगा। 20,000 यूनिट्स पर ये डाटा है और क्वेश्चन आपको कह रहे हैं भाई 15,000 और 18,000 पर बना दो, बिल्कुल सिमिलर टू दैट जो हमने अभी भी किया है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 19, ये भी कॉन्सेप्ट नंबर 3 से 8 नंबर का एग्जाम में आया हुआ है। नहीं ये नहीं हो पाएगा, सॉरी ये नहीं हो पाएगा, सॉरी 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 सॉरी, बस दो क्वेश्चन 17 और 18, ये वाले दो क्वेश्चन होमवर्क में करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में फ्लेक्सिबल बजट को और आगे बढ़ाएंगे, चेक कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, हो गया तो फंक्शनल बजट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।